अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास मैट्रिक ए और बी। आज जो चैप्टर मैं आपको रिवीजन में करवा रही हूँ वो चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया बूढ़ी काकी। ये आपको काम कराया जा चुका है और आपको समझाया भी जा चुका है, लेकिन आज हम इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। मुंशी प्रेमचंद का शुमार उन नावल निगारों में होता है जिन्होंने गरीबों के हालात और वाक़यात पर लिखा या उनके हालात और वाक़यात पर लिखने की या बताने की कोशिश की। आपका ताल्लुक़ ज़िला बनारस के एक गांव से था। आपका असल नाम धमपत राय था। आपका ज़्यादातर जो था वक्त एज अ क्लर्क गुज़रा, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने ऊपर कहना चाहिए सवार नहीं किया, बल्कि आपने तालीम हासिल की फ़ारसी उर्दू में और उसके साथ साथ आप अंग्रेज़ी में भी इल्म हासिल किया। जब आपने इन तीनों चीज़ों पर उबूर हासिल कर लिया तो फिर आप उस्ताद मुकर्रर हो गए प्राइमरी स्कूल में और 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। लेकिन जहाँ तक आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ है तो आपने 1901 में अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और ज़माना रिसाले में आपने मज़ामीन लिखने शुरू किए। लेकिन जब हम नावल निगारी या अफसाना निगारी की बात करते हैं तो जब हम उनकी इन चीज़ों पर नज़र दौड़ाएँ तो मैंने आपको बताया कि आपने ज़्यादातर नावल जो लिखे वो गरीबों के हालात और वाक़यात को बयान किया और आपका शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। अब जहाँ तक आपकी मशहूर किताबों का ताल्लुक़ है तो आपकी मशहूर किताबें सोज़ो वतन, वारदात, बेवा, बाज़ार हुस्न और मैदान अवल और इसके अलावा प्रेम 32, प्रेम 85 और इसी तरह की और भी मशहूर तसनीफ़ हैं जो आपने लिखी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत काबिल गौर भी है और याद रखने की भी ज़रूरत है, वो ये है कि आपने तकरीबन कुल 29 नावल लिखे। लफ्ज़ आपको मैं बार बार रिपीट करूंगी और आपको जहन में भी रखना है कि आपने तकरीबन 29 नावल लिखे। तो ये तो थी आपकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ या मुख्तसर सी राय जो मैंने आपको बयान की। अब जहाँ तक आपके इस सबक का ताल्लुक़ है जो आपकी किताब में मौजूद है बूढ़ी काकी, यहाँ थोड़ा सा बयान कर दूं कि बूढ़ी काकी का किरदार बयान करके दरअसल मुसन्निफ ने माशरे में जो बुज़ुर्गों के साथ लोगों का रवैया होता है या उनके रिश्तेदारों का रवैया होता है उसको बयान करने की कोशिश की और ये बयान करना चाहा कि जब बुज़ुर्ग या हमारे घर के बड़े उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं तो उनकी अहमियत और वक़्त नहीं रहती या लोग उनको अहमियत देना बंद कर देते हैं जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू से जो उन्होंने बयान करने की कोशिश की। बयान करते हैं बूढ़ी काकी में कि बुढ़ापा बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स मौजूद ना थी। हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती थीं। जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता तो वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि बाज़ार से अगर कोई चीज़ आती तो उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती और ये रोना महज बसूलना ना था बल्कि वो बाआवाज़ बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर चुका था। 7 बेटे जवान हो के दाग दे गए। अब एक भतीजे के सिवा कोई ना था और इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी। इन हजरात ने जायदाद लिखवाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे महज सब्ज़ बाग थे। उनकी जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपये से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर दाना भी ना मिलता था।
बुधराम तबीयत के लिहाज से नेक थे, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि उनकी जेब पे कोई आँच ना है। रूपा तबीयत की बहुत तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर कोई तेजी इतनी ना खुलती जितनी बुधराम की नेकी। कहना चाहते हैं प्रेमचंद, बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि बुढ़ापा वो वक्त होता है जब बचपन में इंसान पहुंच जाता है, वो वक्त, वो दौर जब इंसान में सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती। वो बिल्कुल वो किरदार अदा कर रहा होता है जब बचपन में कोई बच्चा जिसकी न सोच होती, न समझ होती, न अकल होती है, वो अपने लिहाज से अपनी चीज़ों का इजहार कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह बुढ़ापे में भी पहुंचकर बूढ़ा बच्चों के बराबर हो जाता है और वो उसी तरह अपने अमल को जाहिर कर रहा होता है, ये किरदार अदा कर रहा होता है जिस तरह बचपन में बच्चा, और वो उसके लिए हर वो तरीका अख्तियार करता है बच्चा जो उसके ख्याल में सही होता है। चीज़ से नहीं मिलती, रोकर बावाज़ बुलंद रोकर इजहार करता है, अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को मनाता है। बिल्कुल उसी तरह बुढ़ापे में पहुँच के भी इंसान वही तरीका अख्तियार करता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ जिक्र कर रहे हैं बूढ़ी काकी का, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत तो नहीं थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्स बाकी रह गई थी जायके की। जायका यानी कि सिर्फ खाने की हिस्स, वो सिर्फ इस चीज़ को महसूस करती थी और उसी चीज़ की वो तलबगार थी। वो चाहती थी कि वक्त से पहले अगर कोई चीज़ उसे मिले तो वो है खाने की कोई चीज़। इसके सिलसिले में वो रोकर और चीख चिल्लाकर अपने रवैये का इजहार करती थी और चाहती थी कि अगर खाने की कोई चीज़ है तो वो उसे मिल जाए जल्द से जल्द। अब उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और 7 बेटे भी उसे जवानी में पहुंचने के बाद दाग दे चुके थे, यानी कि दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उसके करीब ना थे, सिर्फ एक भतीजे के सिवा जिसका नाम बुधराम था, और बुधराम भी वो जो कि बज़ाहिर तो नेक था, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बारी आती थी तो वो फिर उसकी अच्छाई नहीं रहती थी और वो खर्च करना जानता नहीं था, और वो कहना चाहिए कंजूस था, बुखिल था, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा खर्च करने में उसकी जान जाती थी। अब उसने बूढ़ी काकी ने अपनी तमाम जायदाद जो अपने भतीजे के नाम कर दी थी। उसके बाद भतीजे ने उसे रख तो लिया था, लेकिन पैसा खर्च करने का रवादार नहीं था। लेकिन इसके बरखिलाफ उसकी बीवी रूपा जो थी वो ज़बान की तो तेज़ थी, पर वो डरती थी अपने ईश्वर से, देवता से, कि मैं कोई ऐसे काम ना करूं जिसकी वजह से देवता या ईश्वर उसका नाराज़ हो। तो कहना चाहते हैं यहाँ प्रेमचंद कि जो बज़ाहिर तो ज़बान की तेज़ थी पर वो अपने देवता से डरती थी, लेकिन बुधराम जो बज़ाहिर नेक था लेकिन वो पैसा खर्च करने में बुखल से काम लेता था। तो दरअसल प्रेमचंद इस नावल में या इस अफसाने में ये बयान करने की कोशिश की शुरुआत में कि जो बज़ाहिर तो नेक था पर उसकी नेकी ख़त्म हो जाती थी पैसा खर्च करते वक्त, लेकिन जो ज़बान की तेज़ थी पर वो अपने देवता से डरती थी और ये समझती थी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ हो। तो हमने समझा हो जाना यहाँ तक कि नेकी जो है उस वक्त तक नेकी रहती है जब तक कि खर्चा ना करने की ज़रूरत पड़े, और इंसान अगर ज़बान का तेज़ है और अपने ईश्वर से डरता है तो वो नेकोकार है और वो नेकी करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ प्रेमचंद ने जो शुरुआत में बयान की वो यही बात इस अफसाने में बयान की कि इंसान बड़े बुजुर्गों की अहमियत उस वक्त तक देता है जब तक कि जायदाद उसके नाम है, लेकिन यही जायदाद जब उनके नाम हो जाती है तो वो फिर वो नेकी नहीं रहती बल्कि एक मुश्किल बन जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा समझा हो जाना। हमने शुरुआत में आपको बयान किया था और इसके बारे में वजाहत की थी कि मुंशी प्रेमचंद का ये चैप्टर दरअसल आपके बूढ़े लोगों के बारे में है, यानी ये बताने की उन्होंने कोशिश की अपने इस चैप्टर में या इस नावल में कि जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो उसकी कद्र व मंजिलत
کس قدر کم ہو جاتی ہے اور خود اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے یا وہ کس طریقہ کار کے تحت اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا اور جانا تھا کہ منشی پریم چند کا شمار ان ناول نگاروں میں کیا جاتا ہے جن کی ناول نگاری میں زیادہ تر تعلق حقیقت نگاری سے تھا۔ آپ کا اصل نام ہم نے پڑھا ہو جانا دھمپت رائے تھا اور آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں زمانہ رسالے سے کیا اور آپ نے زیادہ تر افسانے جو ناول نکلے وہ غریبوں کے حالات و واقعات پہ لکھے، لیکن جب ان کی ناولوں پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہ زیادہ حقیقت پر مبنی نظر آتے ہیں، جیسا کہ اس بوڑھی کاکی کے کردار میں ہم نے دیکھا، سنا اور سمجھا کہ کس طرح انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے کردار کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچی تو اس نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اس بھتیجے کے ساتھ جس کو وہ اپنا سب کچھ جانتی تھی اور مانتی تھی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس کے 7 بیٹے جو ہے وہ جوانی کے عمر میں ہی اسے دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہو چکے تھے اور شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر جائیداد اپنے بھتیجے بدھ رام کے نام کر چکی تھی جو کہ اس کا سگا بھتیجا بھی تھا، اور لیکن کہنے کو تو بدھ رام طبیعت کا نیک تھا لیکن کنجوس بھی تھا حد درجے کا، اور وہ پیسہ خرچ کرنے کو روادار نہیں تھا۔ اب بوڑھی کاکی جو اپنا سب کچھ اس کے نام کر چکی تھی تو اب پوری طور پر اسی کے رحم و کرم پہ تھی کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا اور سنا اور سمجھا کہ بدھ رام جو تھا وہ کہنے کو تو نیک تھا پر روپے پیسے میں اس حد تک کنجوسی کرتا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اس کے اوپر خرچ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مناجات، کہ ایک ضعیف کی سزا یا جرم اس کا ضعیف صفت ضعیفی ہے یا بڑھاپے کی صورت میں اسے ملتی ہے۔ وہ عمر جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک بچے کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس طرح بچپن میں بچہ اپنے والدین سے امیدیں لگاتا ہے کہ میرے والدین ہی سب کچھ کریں گے، اور جب اس کی امید پوری نہیں ہوتی تو وہ ضد بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، بسرتا بھی ہے، اور وہ ہر وہ ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے والدین اس کی ضد کو پوری کر دیں۔ تو بڑھاپے میں بھی یہی صورت ایک ضعیف کی ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے یہی توقع لگاتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں بھی، سمجھے بھی اور اس کو پورا بھی کریں۔ تو بالکل اسی طرح اس چیپٹر میں بوڑھی کاکی جو ہے وہ اپنا سب کچھ بدھ رام کے کرنے کی بات اسے توقع لگاتی ہے کہ وہ اس کی سنے گا بھی اور اس کی مانے گا بھی، لیکن اس کے برخلاف بدھ رام کروا تو سب کچھ لیتا ہے جائیداد اپنے نام پر وہ اس کی ضدیں پوری کرتا نہیں ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح وہ اس کو ایک ناکارہ کی حیثیت سے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، گھر میں ایک کونے کوٹری میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی بیوی روپا جو کہ غصے کی بے پناہ تیز ہوتی ہے پر وہ خدا کا خوف رکھتی ہے اور یہ جانتی ہے، سمجھتی ہے، یہ ڈرتی ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا، تو اس خوف خدا کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت بہتر سلوک بوڑھی کاکی کے ساتھ کرتی ہے۔ ان کی بیٹی جو ہوتی ہے لاڈلی، وہ تو بے انتہا محبت کرتی ہے بوڑھی کاکی سے، اور وہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین اس کے بوڑھی کاکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک دن جب ان کے گھر میں ان کے بیٹے کا تلک کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، تلک وہ رسم ہوتی ہے کہ
जब अपनी बुढ़ापे में तमाम तर जायदाद का मालिक जो होता है बुद्धराम के बाद, वो उसका बेटा जो है सुखराम होता है। तो ये तिलक एक जश्न की सूरत में मनाया जाता है। ये बात कि इस बात को आला ऐलान कहा जाता है कि अब तमाम कुछ जो जायदाद है वो बुद्धराम के बाद उसके बेटे की होगी। तो ये जश्न मनाया जा रहा होता है, तरह तरह के पकवान पक रहे होते हैं। जब ये पकवान पक रहे होते हैं, घर मेहमानों से भरा होता है, तो बूढ़ी काकी के नाक में उस खाने के पकवान की खुशबू जाती है। तो मैंने आपसे कहा कि बुढ़ापे में जो है लोग बिल्कुल बच्चों की तरह किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता। तो जब पकवान की खुशबू बूढ़ी काकी की नाक में जाती है तो वो बहुत बेचैन हो जाती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो चाहत करने लगती है कि किसी तरह ये पकवान उस तक पहुँचे। इसी कोशिश की वजह से जब उससे बर्दाश्त नहीं होता और उसे नहीं मिलता वो खाना जल्दी से, तो वो अपनी कोठरी से बाहर निकल आती है, ये सोचे समझे बगैर कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है, लोग क्या कहेंगे और क्या महसूस करेंगे, और वो उस पकवान तक जाने की कोशिश करती है। और जब वो कोशिश में रेंगते हुए उस पकवान के पास पहुंच जाती जहां ये पकवान तैयार हो रहे होते हैं, तो जब रूपा ये देखती है बूढ़ी काकी को कि वो अपने कमरे से निकल के उन पकवान तक पहुंच गई है, रूपा जो काम की ज्यादती की वजह से परेशान हुई भी होती है, झुंझलाई भी होती है, तो उससे अपना गुस्सा वैसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो वो अपने गुस्से का तमाम तर इजहार उस बूढ़ी काकी पर सबके सामने कर देती, ये सोचे समझे बगैर कि घर मेहमानों से भरा हुआ है, लोग क्या कहेंगे, और बेख्तियार होकर चीखने चिल्लाने लगती है। बूढ़ी काकी ये सूरत हाल देखती है और समझती है कि उसके साथ क्या हुआ है और रूपा किस कदर गुस्से का इजहार कर रही है उसके ऊपर। तो वो खामोशी के साथ वापस अपने कमरे की तरफ लौट जाती है। लाडली जो बेटी होती रूपा की, ये सूरत हाल जब देखती है तो उससे बहुत बुरा महसूस होता है और उससे बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसकी बूढ़ी काकी के साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया। तो वो चुपचाप अपने हिस्से की पूरियां जो है वो पिटारी में छुपा लेती है कि वो खामोशी से बूढ़ी काकी को देगी। अब जब रात हो जाती है और लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, रात के सन्नाटे में रूपा जो है वो बूढ़ी काकी को खाना देना भी भूल जाती है, सो जाती है। तो रूपा उस रात के अंधेरे में उठती है और जाती है बूढ़ी काकी की तरफ कि उसको वो खाना दे दे जो उसने छुपा कर रखा होता है। अब जब रात के सन्नाटे में उठती है रूपा तो अंधेरे में डर जाती है, बच्ची होती है, डरती है, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत रखती है। उसके जागने की वजह से एक कुत्ता भी जगता है, तो उस बच्ची को ये हिम्मत, ये हौसला मिलता है कि रात के अंधेरे में कोई तो है जो उसके सन्नाटे में उसके साथ जाग रहा है, बेशक वो जानवर ही क्यों ना हो। तो इस रात के सन्नाटे में वो लेकर वो खाना बूढ़ी काकी की कोठरी में जाती है और वो आवाज़ देती है बूढ़ी काकी को। बूढ़ी काकी वैसे भी उसी कैफियत में खाने के ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से जागी रही होती है। रूपा की आवाज़ से उठ जाती है, वो लाडली की आवाज़ से उठ जाती है, लाडली उसे खाना देती है और बूढ़ी काकी जो है वो बेख्तियार होकर वो खाना खाने लगती है। जब वो खाना खा लेती है तो उसका पेट नहीं भरता, तो वो मज़ीद मांगती है, तो लाडली उसको देने से कासिर होती है। तो वो बूढ़ी काकी उससे कहती है कि मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ खाने के बर्तन रखे हैं। तो उस बच्ची को समझ में नहीं आता कि आखिर बूढ़ी काकी ऐसा क्यों कह रही है। बहरहाल वो बच्ची उसे लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ खाने के बर्तन रखे हुए होते हैं धुलने के लिए। तो वो बूढ़ी काकी वहाँ जाकर उन बर्तनों में से उस बचे कुचे खाने को जो कि बचा हुआ होता है वो उसे चुनने लगती है, खाने लगती है। रात के सन्नाटे में जब रूपा की आँख खुलती है, महसूस करती कि उसकी बेटी चारपाई पे नहीं है। जब उसकी निगाह उठती है तो देखती है कि बूढ़ी काकी किस तरह खाना खा रही है। तो उस वक्त उसे अपनी ज़्यादती का बेख्तियार एहसास होता है और ऐसे शिद्दत से होता है कि उसका कलेजा सुन हो जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जिसके पैसों पे हम ऐश कर रहे हैं
اور ہم بے اختیار ہو کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کی حالت ہم نے یہ کیا کر دی ہے۔ وہ جاتی ہے بھاگتی ہوئی اور بھنڈارے سے یا باورچی خانے سے جا کر تھال تیار کرتی ہے اور فوراً بوڑھی کاکی کے پاس پہنچتی ہے، اسے تھال دے کر اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ واقعی آج مجھ سے بھول ہوئی ہے اور تم مجھے معاف کر دو، اور پرماتما سے بھی دعا کرو کہ وہ بھی میری خطا کو معاف کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس پورے ناول میں منشی پریم چند نے دراصل یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بوڑھے لوگ جب اس عمر کے میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، اور معاشرے کی بے حسی کو اس خوبصورتی کے ساتھ منشی پریم چند نے اپنے اس ناول میں بیان کیا کہ لوگ اپنی نیک نامی اور شہرت کے لیے تو اپنے جان و مال سے دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے کمزور اور ناتواں کی ضروریات اور احساسات کو نہ صرف محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے پیروں تلے رون بھی دیتے ہیں۔ تو دراصل منشی پریم چند نے اپنے افسانے میں اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جب اس عمر میں لوگ پہنچے تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا ہے۔ تو اب اگلے ہم اس میں لیکچر میں آپ کو اس ایکسرسائز جو اس چیپٹر میں دی گئی ہے اس کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے اور بیان کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔